हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार साथियों। पिछले 4 वीडियो से हम पढ़ रहे हैं फोटोकेमिस्ट्री। उसी सीरीज़ में आज हमारा 5वां वीडियो है फोटोकेमिस्ट्री के अंदर जेबाल्स्की या जेब्लान्स्की आरेख, जेब्लान्स्की डायग्राम। तो हमें इस डायग्राम की आवश्यकता क्यों पड़ी, या फिर इस डायग्राम या इस आरेख का अध्ययन हम क्यों करते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाओं में क्रियाकारी पदार्थ द्वारा एक फोटोन या क्वांटम का अवशोषण करने के बाद होने वाले विभिन्न रासायनिक एवं भौतिक परिवर्तनों का अध्ययन करना आवश्यक है। इन सभी घटनाओं का अध्ययन हम करते हैं जेब्लान्स्की आरेख के द्वारा, जेब्लान्स्की डायग्राम के द्वारा। तो जेब्लान्स्की डायग्राम पढ़ने से पहले हम देखेंगे एकक अवस्था एवं त्रिक अवस्था, सिंगलेट स्टेट एवं ट्रिपलेट स्टेट। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया लेते हैं हम। हमारे पास क्रियाकारी रिएक्टेंट पदार्थ ए है, यह अवशोषित करता है फोटोन या क्वांटम का, तो ये चला जाता है उत्तेजित अवस्था में, एक्साइटेड स्टेट के अंदर। ये इसकी ग्राउंड स्टेट है, आद्य अवस्था है या फिर मूल अवस्था है, और ये इलेक्ट्रॉनिक उत्तेजित अवस्था है, एक्साइटेड स्टेट है। यानी जैसे ही कोई क्रियाकारी पदार्थ फोटोन या क्वांटम का अवशोषण करता है तो वह पदार्थ इलेक्ट्रॉनिक रूप से उत्तेजित अवस्था में पहुंच जाता है। इसके बाद इसमें प्रकाश भौतिक परिवर्तन होगा या प्रकाश रासायनिक परिवर्तन होगा, ये निर्भर करता है अभिक्रिया की परिस्थिति पे। यदि हमें वापस क्रियाकारी पदार्थ वापस अपनी ग्राउंड स्टेट में आ जाए और ऊष्मा का और ऊर्जा का विकिरणी या फिर अविकिरणी उत्सर्जन करे, तब इसको हम कहते हैं प्रकाश भौतिक परिवर्तन। जैसे इस घटना में यहाँ पे होते हैं फ्लोरोसेंस और फास्फोरसेंस। यानी प्रकाश भौतिक परिवर्तन के अंदर होते हैं फ्लोरोसेंस, फास्फोरसेंस। जबकि यदि हमारा क्रियाकारी पदार्थ एक नए उत्पाद का निर्माण करे तो इसे हम कहते हैं प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया या फोटोकेमिकल रिएक्शन। जेब्लान्स्की आरेख के अंदर हम इसी का अध्ययन करेंगे। क्रियाकारी पदार्थ फोटोन या क्वांटम का अवशोषण करने के बाद में उत्तेजित अवस्था में चला जाता है। उत्तेजित अवस्था में जाने के बाद में वो अपनी ग्राउंड स्टेट में किस प्रकार से कौन कौन से संक्रमण द्वारा वापस पहुंचता है, इन्हीं सभी भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन का अध्ययन हम करते हैं जेब्लान्स्की आरेख के अंदर। जैसे ये क्रियाकारी पदार्थ ए है, उसकी ग्राउंड स्टेट है जहाँ पे सभी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, स्पिन पेयर होते हैं, चक्रण युग्मित होते हैं। यदि हम इसकी अवस्था देखिए, स्पिन स्टेट देखिए हम, तो हम कह सकते हैं कि किसी भी क्रियाकारी पदार्थ की चक्रण अवस्था हम निकाल सकते हैं 2s+1 फॉर्मूला से। यानी स्पिन मल्टीप्लिसिटी बराबर हुआ 2s+1। यहाँ पे s है कुल चक्रण, s यहाँ पे हो गया कुल चक्रण। यदि हम बात करें किसी भी क्रियाकारी पदार्थ की ग्राउंड स्टेट की, जहाँ पे जो किसी भी कक्ष में जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो आपस में क्या है, वो एक दूसरे से विपरीत स्पिन के अंदर है। यदि हम एक का मान देखिए +1/2, दूसरे का मान होगा -1/2, तो यानी कुल चक्रण बराबर हो गया S1 + S2। यदि हम युग्मित कक्षक की बात, युग्मित इलेक्ट्रॉनों की बात करें तो यहाँ पे S का मान हुआ +1/2, फिर +-1/2 बराबर हमें मिला 0। यानी स्पिन पेयर्ड इलेक्ट्रॉनों का कुल स्पिन क्या होता है, 0 होता है, चक्रण इनका 0 होता है। यदि इस फॉर्मूला में हम रखें S बराबर 0, तो हमें मिला 2 × 0 + 1 बराबर 1। यानी यहाँ पे हमें स्पिन मल्टीप्लिसिटी का मान प्राप्त हुआ 1,
चक्रण बहुलता, चक्रण बहुलता का मान हमें यहाँ पे प्राप्त हुआ एक। एक का मतलब हुआ एकक अवस्था, एकक अवस्था या फिर सिंगलेट स्टेट। तो हम कह सकते हैं कि अधिकांश अणु ग्राउंड स्टेट में एकक अवस्था में होते हैं, सिंगलेट स्टेट में होते हैं। सिंगलेट स्टेट का मतलब जहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक कक्ष के अंदर क्या हो, पेयर्ड हो, युग्मित हो। अभी हम बात करते हैं उत्तेजित एकक अवस्था की और उत्तेजित त्रिक अवस्था की या ट्रिपलेट स्टेट की। यानी ये जो हमारा उत्तेजित अणु है वो कौन सी स्टेट में, कौन सी अवस्था में है। ये हो सकता है सिंगलेट अवस्था में या फिर हो सकता है ये ट्रिपलेट अवस्था में। ये हमें देखना है। ये हमारे पास क्रियाकारी पदार्थ हैं, उसमें जो दोनों इलेक्ट्रॉन वो क्या हैं, एक कक्ष में उपस्थित दोनों इलेक्ट्रॉन हैं स्पिन पेयर्ड यानी चक्रण युग्मित, चक्रण युग्मित। यहाँ पे ये हुई किसी क्रियाकारी पदार्थ की ग्राउंड स्टेट और ये कौन सी अवस्था में है, ये अवस्था में है सिंगलेट अवस्था में, इसलिए इसे हमने यहाँ पे लिखा एस नोट अवस्था। जैसे ही क्रियाकारी पदार्थ फोटोन या क्वांटम का अवशोषण करता है तो वो दो अवस्थाओं में चला जाता है। जैसे ही क्रियाकारी पदार्थ फोटोन या क्वांटम का अवशोषण करता है तो हमें दो उत्तेजित अवस्थाएं प्राप्त होती हैं, एस एन और टी एन, ट्रिपलेट स्टेट एवं सिंगलेट स्टेट। पदार्थ जैसे ही फोटोन या क्वांटम का अवशोषण करता है तो वह चला जाता है इलेक्ट्रॉनिक उत्तेजित अवस्था में। यानी एक में तो जो इलेक्ट्रॉन है वो इस कक्ष में से निकल के यानी बंधी अणुकक्षक में से निकल के ये चला जाता है विपरीत बंधी अणुकक्षक में। वहाँ पे दो कंडीशन हो सकती हैं। यदि इसका जो चक्रण है उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन ना हो, जैसे यहाँ से लिया और उसी दिशा में यहाँ पहुँच गया, जैसे यहाँ पे इसका +1/2 है, दूसरे का -1/2 है और यहाँ भी इसका क्या है -1/2 है। तो इसकी देखिए हम स्पिन मल्टीप्लिसिटी 2s+1। यहाँ पे हम s का मान देखें तो s बराबर हो गया s1 + s2, कुल चक्रण बराबर हुआ s1 + s2। s1 का मान +1/2 और s2 का मान -1/2। तो हमें s का मान यहाँ पे प्राप्त हुआ 0 या फिर 0। 2 × 0 + 1 बराबर हमें क्या मिला 1। यानी जिसके अंदर स्पिन में कोई परिवर्तन नहीं होता है वह होती है इलेक्ट्रॉनिक सिंगलेट उत्तेजित अवस्था, सिंगलेट स्टेट। अब यदि हम दूसरी कंडीशन देखें, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है उसका स्पिन है वो परिवर्तित हो जाए, दोनों इलेक्ट्रॉनों का जो स्पिन है ग्राउंड स्टेट के और एक्साइटेड स्टेट के एक दूसरे के पैरेलल हो, एक ही दिशा में हो। स्पिन का मान +1/2 है तो यहाँ पर भी इसका मान कितना है +1/2। तो s बराबर हुआ +1/2 और +1/2 बराबर 1। यहाँ पे हम रखेंगे फॉर्मूला के अंदर स्पिन मल्टीप्लिसिटी बराबर 2 × 1 + 1 बराबर हमें मिला 3। यानी यदि इलेक्ट्रॉन है उसका स्पिन चेंज हो जाए और वह उस उत्तेजित अवस्था में पहुंच जाए जहां पे इलेक्ट्रॉन का स्पिन चेंज हो जाए तो उस उत्तेजित अवस्था को हम कहते हैं ट्रिपलेट स्टेट, त्रिक अवस्था। यानी ये तो हुई इसकी एकक अवस्था और ये हुई इसकी त्रिक अवस्था। तो ये हमें याद रखना होगा। 3 कंडीशन हो गई। कोई भी कार्बनिक क्रियाकारी पदार्थ है वो ग्राउंड स्टेट में होगा हमेशा, सिंगलेट फॉर्म में एकक अवस्था के अंदर, जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या होंगे कक्षकों के अंदर युग्मित होंगे। ठीक है। जैसे ही क्रियाकारी पदार्थ प्रकाश के फोटोन या क्वांटम का अवशोषण करता है तो वो चला जाता है उत्तेजित अवस्था में। यहाँ पे
दो प्रकार की कंडीशन, दो प्रकार की स्टेट बनती हैं, सिंगलेट स्टेट और ट्रिपलेट स्टेट। यदि इलेक्ट्रॉन के स्पिन में कोई परिवर्तन ना हो, जैसा स्पिन ग्राउंड स्टेट में है वैसा ही एक्साइटेड स्टेट में हो, तो जो हमें अवस्था प्राप्त होती है उसे हम कहते हैं एकक अवस्था, सिंगलेट अवस्था। दूसरी कंडीशन, यदि इलेक्ट्रॉन का स्पिन चेंज हो जाए, यानी ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन और एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन एक दूसरे का स्पिन एक दूसरे के समानांतर हो, तब हमें प्राप्त होती है ट्रिपलेट अवस्था या त्रिक अवस्था। इसको हम इस आरेख से भी समझ सकते हैं। ये है किसी भी क्रियाकारी पदार्थ की ग्राउंड स्टेट, जिसमें है एक कक्षक के अंदर दो इलेक्ट्रॉन, दोनों क्या है, स्पिन पेयर है और दोनों है सिंगलेट अवस्था में। माना यह अवस्था है एस नोट। जैसे इन पे प्रकाश डालते हम या एक फोटोन ये प्रकाश का अवशोषण करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन है वो चला जाता है उत्तेजित अवस्था में। अब ये जो उत्तेजित अवस्था है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन की जो अवस्था है, जैसे ये इलेक्ट्रॉन और जो ऊपर जाने वाला इलेक्ट्रॉन है, दोनों की जो स्पिन है वो एक दूसरे के विपरीत है, तब इसको हम कहते हैं सिंगलेट अवस्था। यदि स्पिन परिवर्तित हो जाए और एक दूसरे के समानांतर हो या फिर एक ही दिशा में हो, +1/2 +1/2, तो इस अवस्था को हम कहते हैं ट्रिपलेट स्टेट या फिर त्रिक अवस्था। तो किसी भी क्रियाकारी पदार्थ या किसी भी उत्तेजित कंपाउंड की हमें यदि अवस्था निकालनी हो, किसी भी तंत्र की यदि हमें स्पिन स्टेट निकालनी हो, तो वहाँ पे हम ये फॉर्मूला काम में लेते हैं, स्पिन मल्टीप्लिसिटी बराबर 2s+। अभी हम देखते हैं इसके बाद में हमारा जेबलांस्की आरेख या जेबलांस्की डायग्राम, यानी जब क्रियाकारी पदार्थ प्रकाश के फोटोन का अवशोषण करता है तो वो चला जाता है इलेक्ट्रॉनिक उत्तेजित अवस्था में, यानी सिंगलेट स्टेट या फिर ट्रिपलेट स्टेट के अंदर। उत्तेजित अवस्था में पहुंचने के बाद में इलेक्ट्रॉन कैसे वापस या फिर तंत्र कैसे वापस अपने ग्राउंड स्टेट में आता है, यानी हम कह सकते हैं कि जो उत्तेजित अवस्था है वो किसी भी कंपाउंड की एक अस्थायी अवस्था है, वहाँ पे वो लगातार नहीं रह सकता, वो वापस अपने ग्राउंड स्टेट में आता है। इसके लिए या क्या करेगा, वो ऊष्मा का या फिर विकिरण का उत्सर्जन करता है। जैसे ये हमारे पास एक छोटा सा आरेख है, ये हमारा कंपाउंड हो गया ए, ये उसकी ग्राउंड स्टेट। जैसे इस पे हमने डाला प्रकाश या फोटोन, तो ये तंत्र चला गया अपनी उत्तेजित अवस्था, तो ये तंत्र चला गया अपनी उत्तेजित अवस्था में, यानी ये हो गया S*। लेकिन ये जो कंडीशन है, ये जो अवस्था है वो स्थायी अवस्था नहीं है, तंत्र वापस अपनी आता है ग्राउंड स्टेट पर। आद्य अवस्था में आने पर यह करता है ऊष्मा या फिर विकिरण का उत्सर्जन, यानी ग्राउंड स्टेट से उत्तेजित अवस्था में या एक्साइटेड स्टेट में जाने के लिए इसने किसका अवशोषण किया, इसने अवशोषण किया प्रकाश का। और वापस जब ये एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आता है, तब ये क्या करता है, वापस प्रकाश का या ऊष्मा का उत्सर्जन करता है। इसी का, इन सभी का अध्ययन हम करेंगे जेबलांस्की आरेख में। ये है हमारा जेबलांस्की आरेख या जेबलांस्की डायग्राम। पढ़ा हमने प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाओं में क्रियाकारी अणु प्रकाश के फोटोन या क्वांटम का अवशोषण करके उत्तेजित अवस्था में चला जाता है। उत्तेजित अवस्था हो सकती है सिंगलेट या फिर हो सकती है ट्रिपलेट। उत्तेजित अवस्था में जाने के बाद में क्रियाकारी पदार्थ है या फिर तंत्र है, दो प्रकार के ट्रांजिशन या फिर संक्रमण द्वारा अपने आद्य अवस्था में वापस पहुंचता है। वो कौन से हैं? पहला तो है नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन और दूसरा है रेडिएटिव ट्रांजिशन, यानी विकिरणी संक्रमण तथा दूसरा प्रकार का संक्रमण है विकिरणी संक्रमण। यानी जब कोई क्रियाकारी अणु इलेक्ट्रॉनिक उत्तेजित अवस्था में पहुंचता है सिंगलेट या फिर ट्रिपलेट में,
तो अपनी आद्य अवस्था में आने के लिए वो दो प्रकार के संक्रमण करता है, अविकिरणीय संक्रमण और दूसरा प्रकार है विकिरणीय संक्रमण। जो हमारे पास अविकिरणीय संक्रमण है वो दो प्रकार के हैं, एक तो है आईसी यानी इंटरनल कन्वर्जन और दूसरा प्रकार है यानी आईएससी यानी इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। यानी जो अविकिरणीय संक्रमण है, इस संक्रमण के अंदर जो ऊर्जा है वो ऊष्मा के रूप में बाहर निकलती है। दो प्रकार के अविकिरणीय संक्रमण हैं, आईसी और आईएससी। आईसी का मतलब हो गया इंटरनल कन्वर्जन यानी आंतरिक परिवर्तन तथा आईएससी का मतलब हो गया इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। दो प्रकार के अविकिरणीय संक्रमण है, आंतरिक परिवर्तन तथा इंटर सिस्टम क्रॉसिंग यानी आईएससी। ये जो आईसी हमने यहाँ पे दिखा रखा वो है, ये जो संक्रमण वो है अविकिरणीय संक्रमण। यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं जो अविकिरणीय संक्रमण है उसको हमने इस आरेख के अंदर लहरदार द्वारा दिखा रखा है उसे हमने, ठीक है। तो दो प्रकार के हो गए अविकिरणीय संक्रमण। अभी हम बात करते हैं रेडिएटिव ट्रांजिशन यानी विकिरणीय संक्रमण। ये भी दो हैं हमारे पास, एक तो है फ्लोरोसेंस और दूसरा है फास्फोरेसेंस यानी प्रतिदीप्ति और स्फुरदीप्ति। इस प्रकार के संक्रमण में जो क्रियाकारी पदार्थ है वो उत्सर्जन करता है विकिरण का, यानी जो कंपाउंड है क्रियाकारी पदार्थ है उसमें से विकिरण बाहर निकलती हुई हमें दिखाई देती हैं। तो जोबलांस की आरेख में हम इन चारों प्रकार के संक्रमण का हम अध्ययन करते हैं। इनका अध्ययन करने से पहले हमें एक ये भी याद रखना होगा कौन सा संक्रमण अलाउड है और कौन सा संक्रमण फॉरबिडन है। वह संक्रमण जो आसानी से संपन्न हो या फिर बहुत कम समय में संपन्न हो, तीव्र गति के साथ संपन्न हो, इस प्रकार के संपन्न को हम कहते हैं अलाउड संक्रमण या अनुमत संक्रमण। तथा इस प्रकार के संक्रमण या ट्रांजिशन चक्रण प्रतिबंधित संक्रमण हो। तो यहाँ पे देखेंगे कौन से संक्रमण अलाउड हैं और कौन से संक्रमण फॉरबिडन है। S0 से S1 या फिर S2 या फिर S3 में जो संक्रमण है वो एक अलाउड संक्रमण है, अलाउड ट्रांजिशन है। यानी ये जो ट्रांजिशन है वो बहुत ही कम समय में या फिर तीव्रता के साथ संपन्न होता है। ये समय लेता है 10⁻⁶ सेकंड का। S3 से S2 में या फिर S2 से S1 में यानी IC इंटरनल कन्वर्जन, ये भी एक क्या है अलाउड ट्रांजिशन है, अनुमत संक्रमण है। यह भी बहुत ही कम समय में संपन्न होता है। कोई भी जो इलेक्ट्रॉन है वो अपनी उच्च उत्तेजित अवस्था से निम्न उत्तेजित अवस्था में आने में बहुत ही कम समय लेता है। यह समय लेता है 10⁻11 से 10⁻9 सेकेंड। S3 से T3 में या फिर S2 से T2 में या फिर S1 से T1 में, इस प्रकार के संक्रमण को हम कहते हैं इंटर सिस्टम क्रॉसिंग यानी ISC। चूंकि ये जो सिस्टम है, ये जो ट्रांजिशन है वो एक स्पिन अवस्था से दूसरी स्पिन अवस्था में हो रहा है, जो कि सिमेट्रिकल या स्पिन फॉरबिडन है। ये है प्रतिबंधित संक्रमण। यानी इस प्रकार का जो संक्रमण है वो आसानी से संपन्न नहीं होता है और ये अलाउड ट्रांजिशन की तुलना में धीमी गति से होता है। S1 से S0 यानी फ्लोरोसेंस, ये भी एक क्या है अलाउड ट्रांजिशन है, ठीक है। इसी प्रकार से T1 से S0 एक
प्रतिबंधित संक्रमण है जिसे हम फॉस्फोरेंस कहते हैं, स्फुरदीप्ति कहते हैं। ये एक प्रतिबंधित संक्रमण है, इसमें अधिक समय लगता है 10⁻³ सेकंड, और जो फ्लोरोसेंस है उसमें कम समय लगता है 10⁻8 सेकंड। तो ये हमें याद रखना सीधा सा है। एक स्पिन अवस्था यानी अगर स्पिन अवस्था सेम हो यानी चक्रण अवस्था यदि समान हो तो जो संक्रमण वो होते हैं अलाउड, ये वो होते हैं अनुमत, और वो होते हैं तीव्र गति से, उनमें बहुत कम समय लगता है। और ऐसे संक्रमण जो एक अवस्था से दूसरी अवस्था में होते हैं वो होते हैं फॉरबिडन, वो होते हैं प्रतिबंधित, और ऐसे संक्रमण होने में लगता है अधिक समय। माइक्रोस्कोपिक सिलेक्शन रूल के अनुसार, सिलेक्शन रूल के अकॉर्डिंग, चूंकि क्रियाकारी पदार्थ अपने ग्राउंड स्टेट में S0 में एकक अवस्था में है, तो वो उत्तेजित अवस्था में एकक अवस्था में क्या कर सकता है, संक्रमण कर सकता है, संक्रमण अलाउड है। S0 से वो T1, T2, T3 में संक्रमण नहीं कर सकता, वो क्या है, फॉरबिडन ट्रांजिशन है। जब कोई क्रियाकारी पदार्थ फोटोन का अवशोषण करता है तो वो सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाता है, वो S1 में जा सकता है, S2 में जा सकता है या फिर S3 में जा सकता है। यहाँ पहुँचने के बाद यानी जो उच्च उत्तेजित अवस्था है उसमें पहुँचने के बाद वो ऊष्मा का उत्सर्जन करता है, या फिर अणुओं में टक्कर होती है, या फिर कंपन ऊर्जा के द्वारा वो वापस उच्च उत्तेजित अवस्था से निम्न उत्तेजित अवस्था की ओर आता है। इस संक्रमण को हम कहते हैं आईसी यानी आंतरिक परिवर्तन। यानी देखो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे S3 से किस में आ रहा है, S2 में आ रहा है। आईसी चूँकि इसको हमने लहरदार रेखा द्वारा दिखाया गया है, तो ये क्या है, अविकिरणीय संक्रमण है, ये हमें याद रखना होगा। अविकिरणीय संक्रमण को हमने लहरदार रेखा से दिखाया है। तथा जो इलेक्ट्रॉन S2 में स्थित है वो भी आंतरिक परिवर्तन के द्वारा S1 में पहुंचता है, और S1 है इनकी सबसे निम्न ऊर्जा की उत्तेजित अवस्था। तो जब इलेक्ट्रॉन S1 में आ जाता है या तंत्र S1 में आ जाता है, उसके बाद में जो दूसरा संक्रमण है अविकिरणीय संक्रमण, जिसे हम कहते हैं ISC इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। ये जो संक्रमण एक प्रतिबंधित संक्रमण है, इसमें अधिक समय लगता है। IC बराबर समय हो गया 10⁻⁹ से 10⁻11 सेकंड। ये बहुत ही कम समय में होता है। यानी इलेक्ट्रॉन को उच्च उत्तेजित अवस्था से निम्न उत्तेजित अवस्था में आने के लिए बहुत कम समय लगता है, क्योंकि वो अनुमत संक्रमण है। 10⁻⁹ से 10⁻11 सेकंड का समय लगता है। अभी हम बात करते हैं दूसरे अविकिरणीय संक्रमण यानी ISC की। ISC यानी इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। यह एक प्रतिबंधित संक्रमण है। इसमें IC की तुलना में अधिक समय लगता है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है वो एक स्पिन स्टेट से दूसरे स्पिन स्टेट में जा रहा है, और यहाँ पे जो ऊर्जा है वो तुलना करें यदि हम S3 और T3 की, S2 या फिर T2 की, तो S3 की ऊर्जा वो T3 से अधिक है, S2 की ऊर्जा T2 से अधिक है, S1 की ऊर्जा T1 से अधिक है। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो उत्तेजित अवस्था है S1 यानी एकक अवस्था, T1 यानी त्रिक अवस्था, इसमें एकक अवस्था की ऊर्जा अधिक होती है, जबकि त्रिक अवस्था जिसमें ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉन के साथ समानांतर होते हैं, उसी दिशा में चक्रित होते हैं। 10⁻⁹ से 10⁻² सेकंड। क्योंकि ये एक प्रतिबंधित संक्रमण है, और प्रतिबंधित संक्रमण वो होते हैं धीमी गति से। तो ये तो हुए अविकिरणीय संक्रमण। अभी हम बात करते हैं विकिरणीय संक्रमण की। दो ऐसे ट्रांजिशन है जो रेडिएटिव है, वो विकिरण का क्या करते हैं, उत्सर्जन करते हैं। तो पहला तो हो गया हमारा फ्लोरोसेंस, यानी जब इलेक्ट्रॉन है वो उच्च उत्तेजित अवस्थाओं से निम्न उत्तेजित अवस्था S1 में आ जाता है, तो वह अपनी आद्य अवस्था में सीधे ही विकिरण का उत्सर्जन करके पहुंच सकता है। इस घटना को हम कहते हैं फ्लोरोसेंस या प्रतिदीप्ति। फ्लोरोसेंस या
प्रतिदीप्ति। ये जो घटना बहुत तीव्र गति से होती है, इसमें समय लगता है 10⁻⁸ सेकंड का। दूसरा प्रकार है फास्फोरेसेंस, जब इलेक्ट्रॉन हो T1 त्रिक अवस्था के अंदर और यहाँ से वो ग्राउंड स्टेट में आए और वो करें विकिरण का उत्सर्जन, तो इस परिघटना को हम कहते हैं फास्फोरेसेंस। फास्फोरेसेंस चूंकि एक प्रतिबंधित संक्रमण है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वो त्रिक अवस्था से एकक अवस्था में आ रहा है, जो कि फॉरबिडन ट्रांजिशन है। तो फास्फोरेसेंस एक धीमा प्रक्रम है जिसमें समय लगता है 10⁻² सेकंड के आसपास। तो ये हुआ जोबलांस्की आरेख, जोबलांस्की डायग्राम, जिसमें जो ट्रांजिशन है, 4 प्रकार के ट्रांजिशन है। 2 प्रकार के ट्रांजिशन वो तो है अविकिरणीय संक्रमण, और 2 प्रकार के वो हैं विकिरणीय संक्रमण, जिससे इलेक्ट्रॉन है वापस अपनी आ जाता है आद्य अवस्था में या फिर ग्राउंड स्टेट में। तो ये तो सब हुआ भौतिक परिवर्तन। इसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश रासायनिक भौतिक परिवर्तन। यानी हमें कोई नया उत्पाद नहीं मिला, जो क्रियाकारी पदार्थ हमने लिया वो उत्तेजित अवस्था में जाता है, वो फिर अविकिरणीय संक्रमण द्वारा या फिर विकिरणीय संक्रमण द्वारा वापस अपनी ग्राउंड स्टेट में आ जाता है। किसी भी प्रकार का नया उत्पाद नहीं बनता है। तो ये जो परिवर्तन हुआ वो हुआ प्रकाश भौतिक परिवर्तन। यानी किसी भी क्रियाकारी पदार्थ द्वारा जब फोटोन का अवशोषण होता है, क्रियाकारी पदार्थ जो है अपनी S0 ग्राउंड स्टेट में वो अवशोषण करता है प्रकाश का, और वो पहुंच गया सिंगलेट उत्तेजित अवस्था में, एक्साइटेड स्टेट में। यहाँ से उसमें कौन कौन से परिवर्तन होते हैं, कौन कौन से संक्रमण होते हैं, वो इस प्रकार से है। IC यानी इंटरनल कन्वर्जन, या फिर फ्लोरेसेंस द्वारा वापस आ गए वो अपनी ग्राउंड स्टेट में। ठीक है। दूसरी घटना ये हो सकती है जो उत्तेजित अवस्था में, सिंगलेट उत्तेजित अवस्था में है, वहाँ पे वो दे दे एक रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन, और हमें प्राप्त हो एक नए उत्पाद का। तीसरा, जो क्रियाकारी पदार्थ जो उत्तेजित अवस्था में है वो कार्य करे प्रकाश संवेदक का, और वो अपनी ऊर्जा दे दे किसी दूसरे ग्राही को। तो यहाँ पे ये तो आ गया अपनी ग्राउंड स्टेट में, और यहाँ पे उत्तेजित अवस्था में चला गया S1 उत्तेजित अवस्था में चला गया कोई ग्राही या रिएक्टेंट। चौथा वो आ सकता है ISC के द्वारा T1 अवस्था के अंदर, त्रिक अवस्था के अंदर, या फिर उसमें हो जाए विखंडन और हमें प्राप्त हो 2 नई स्पीसीज A और B। यानी जब कोई क्रियाकारी पदार्थ फोटोन का अवशोषण करता है, चूँकि ग्राउंड स्टेट में होता है वो सिंगलेट अवस्था के अंदर, जैसे ही वो प्रकाश का अवशोषण करेगा वो जाएगा उत्तेजित अवस्था S1 के अंदर। और 5 परिवर्तन हो सकते हैं। फ्लोरोसेंस या IC के द्वारा आ सकता है वापस वो अपनी ग्राउंड स्टेट में, जिसमें बहुत ही कम समय लगता है, 10⁻⁸ सेकंड का समय लगता है। केमिकल रिएक्शन, ये करे कोई प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया और नए प्रोडक्ट का निर्माण करता हो, या फिर जो S1 उत्तेजित अवस्था में क्रियाकारी पदार्थ है वो कार्य करे प्रकाश संवेदक का, और किसी दूसरे ग्राही को, यानी किसी दूसरे ग्राही को उत्तेजित करके वापस आ जाए ग्राउंड स्टेट में। चौथी कंडीशन, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग के द्वारा वो चला जाए ट्रिपलेट स्टेट के अंदर, विखंडन या फिर फ्रेगमेंटेशन द्वारा बनाए 2 स्पीसीज। यानी हमने पहले एक स्पीसीज ली और विखंडन के द्वारा यहाँ बन गई 2 स्पीसीज। ये तो वे सभी प्रकार के भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। यदि हमारा इलेक्ट्रॉन है वो ट्रिपलेट स्टेट के अंदर हो तो वो फास्फोरेसेंस द्वारा आ सकता है वापस ग्राउंड स्टेट के अंदर। वो बना सकता है एक नए उत्पाद का निर्माण, वो कर सकता है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया और बनाएगा नया प्रोडक्ट, या फिर
वो क्रय कार्य प्रकाश संवेदक का, सेंसिटाइजर का, फोटो सेंसिटाइजर का और बनाए और खुद आ जाए ग्राउंड स्टेट में और ग्राही को पहुंचा दे ट्रिपलेट स्टेट में, या फिर विखंडन के द्वारा निर्माण करे दो नई स्पीसीज ए और बी का। हम कह सकते हैं कि जब कोई क्रियाकारी पदार्थ H1 और T1 यानी एकक उत्तेजित अवस्था या फिर त्रिक अवस्था में पहुंचता है, तब उसमें कौन कौन से भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन होते हैं वो इस प्रकार से हैं। जब वो S1 एकक अवस्था के अंदर हो तो वो फ्लोरोसेंस के द्वारा आ सकता है वापस अपने ग्राउंड स्टेट में, या फिर फोटोकेमिकल रिएक्शन के द्वारा निर्माण कर सकता है वो नए प्रोडक्ट। इसका अध्ययन हम करते हैं फोटोकेमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, फोटोकेमिस्ट्री रासायनिक अभिक्रियाओं के अंदर। तीसरी कंडीशन है जो हमारा रिएक्टेंट है वो कार्य करे प्रकाश संवेदक के रूप में, दूसरे ग्राही को यानी वो दाता के रूप में कार्य करे और किसी दूसरे ग्राही को वो उत्तेजित अवस्था में पहुंचा दे और खुद आ जाए अपने ग्राउंड स्टेट में वापस। चौथी कंडीशन इंटर सिस्टम क्रॉसिंग के द्वारा H1 अवस्था वो चेंज हो जाए T1 स्टेट के अंदर। पांचवी कंडीशन फ्रेगमेंटेशन या फिर विखंडन के द्वारा दो नई स्पीसीज या दो नए प्रोडक्ट का निर्माण हो। तो ये तो हुई S1 सिंगलेट स्टेट की बात। जब हमारा इलेक्ट्रॉन पहुंचता है T1 उत्तेजित अवस्था में ट्रिपलेट स्टेट के अंदर, तब उसमें कौन कौन सी घटनाएं हो सकती हैं। वो फास्फोरोसेंस या स्फुरदीप्ति के द्वारा आ सकता है ग्राउंड स्टेट में। दूसरा वो फोटोकेमिकल रिएक्शन के द्वारा निर्माण कर सकता है नए उत्पाद का। तीसरा वो कार्य कर सकता है प्रकाश संवेदक के रूप में और यहाँ किसी ग्राही को वो त्रिक अवस्था में उत्तेजित कर देता है और समय आ जाता है वापस से अपनी ग्राउंड स्टेट में। और चौथी कंडीशन होगी इसका हो सकता है विखंडन और प्राप्त हुआ हमें दो नए प्रोडक्ट। तो ये तो हुआ हमारा जेवलांस्की आरेख, जेवलांस्की डायग्राम, जिसके द्वारा हम बता सकते हैं कि क्रियाकारी पदार्थ जब प्रकाश के फोटोन का अवशोषण करता है तो उसमें जो भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन होते हैं वो कौन कौन से हैं, उनको हम इस आरेख से समझ सकते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं प्रतिदीप्ति किसे कहते हैं, फ्लोरोसेंस किसे कहते हैं। फ्लोरोसेंस या प्रतिदीप्ति कुछ पदार्थों में जब प्रकाश टकराता है तो वे प्रकाश के दर्शक क्षेत्र का उत्सर्जन करते हैं और जो ही प्रकाश स्रोत हटाते हैं तो वो प्रकाश का उत्सर्जन बंद कर देते हैं। इस प्रक्रम को हम कहते हैं फ्लोरोसेंस और इस घटना को दर्शाने वाले पदार्थ को हम कहते हैं प्रतिदीप्त पदार्थ या फ्लोरोसेंट कंपाउंड। जैसे योसिन हो गया, क्लोरोफिल हो गया। फास्फोरोसेंस या स्फुरदीप्ति पदार्थ द्वारा प्रकाश विकिरणों का उत्सर्जन प्रकाश स्रोत के हटाने के बाद भी होता रहता है, तो इस प्रक्रम को हम कहते हैं फास्फोरोसेंस या स्फुरदीप्ति। और ऐसी घटना दर्शाने वाले पदार्थों को हम कहते हैं फास्फोरोसेंट या स्फुरदीप्त पदार्थ। जैसे जिंक सल्फाइड ZnS है, उसका क्या उदाहरण है। और इसका उदाहरण हो गया क्लोरोफिल या फिर इयोसिन। चूँकि दोनों विकिरणीय संक्रमण है, ये अलाउज संक्रमण है, ये अनुमत संक्रमण है और ये प्रतिबंधित संक्रमण है। ये तीव्र गति से संपन्न होता है 10⁻⁸ सेकंड समय में। ये एक प्रतिबंधित संक्रमण है जो कि अधिक समय लेता है, ये होता है 10⁻² सेकंड में। यानी जो फ्लोरोसेंस है जब उसमें प्रकाश डालते हैं हम तो वो क्या करता है, दर्शक क्षेत्र के प्रकाश विकिरणों का उत्सर्जन करता है। और जैसे हम यहाँ पे प्रकाश डालना बंद कर देंगे तो ये भी क्या करेगा, प्रकाश विकिरणों का उत्सर्जन करना बंद कर देता है। तो ऐसे प्रक्रम को हम कहते हैं फ्लोरोसेंस। दूसरा फास्फोरोसेंस या स्फुरदीप्ति। जब किसी क्रियाकारी पदार्थ पे हम प्रकाश डालते हैं तो वो क्या करता है, प्रकाश का उत्सर्जन करता है। लेकिन यदि हम प्रकाश स्रोत को यहाँ से हटा लें और फिर भी वो क्या करे, प्रकाश का उत्सर्जन करे, तो ऐसे प्रक्रम को हम कहते हैं फास्फोरोसेंस या स्फुरदीप्ति। तो ये हुआ हमारा जेवलांस्की डायग्राम।